हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवनीत कालिया। मैं क्वालिफाइड इंजीनियर हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनके हाउस इट। तो दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे कि अभी जो रिसेंट बोइंग 787 का एयर क्रैश हुआ है उसमें रीजंस क्या थे। तो लेट्स एनालाइज के रीजन हो क्या सकते हैं। तो अब हम डिफरेंट रीजंस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला है पायलट एरर। तो पायलट एरर के चांसेस इस केस में काफ़ी नेग्लिजिबल हैं, क्योंकि ये जो पायलट थे ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे एयर इंडिया के, और इनके फ्लाइंग आवर्स, टोटल फ्लाइंग आवर्स लगभग 30,000 के करीब थे। और इस बोइंग 787 के ही फ्लाइंग आवर्स उनके 10,000 के करीब थे। तो वो पायलट काफ़ी एक्सपीरियंस थे और वो इंस्ट्रक्टर भी थे, तो इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। सिंगल इंजन फेलियर। तो सिंगल इंजन फेलियर के चांसेस भी बहुत कम हैं इस केस में, क्योंकि अगर हम उसके फ्लाइट पाथ को देखें तो जब वो हाइट लूज करने लगता है जहाज़, तो स्टेबल जहाज़ है और कहीं इधर उधर लेफ्ट या राइट साइड को ड्रिफ्ट नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि उसके सिंगल इंजन फेलियर नहीं हुआ। ट्विन इंजन फेलियर। ट्विन इंजन फेलियर इस केस में पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, क्योंकि जब वो टेक ऑफ कर रहा है एयरक्राफ्ट तो भी काफ़ी स्टेबल है और नोज उसका अप है, और जब वो अपनी हाइट गेन करने के बाद नीचे जा रहा था तब भी उसका नोज अप था। दैट मीन्स कि उसको थ्रस्ट उतनी पॉसिबल, जितनी थ्रस्ट है उतनी तो नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ थ्रस्ट उसको मिल रही थी, क्योंकि उसका नोज अप है और स्टेबिलिटी भी ऑलमोस्ट परफेक्ट है उसकी। तो ट्विन इंजन फेलियर भी नहीं इस केस में हम मान सकते, क्योंकि और दूसरी बात यह है कि ट्विन इंजन फेलियर बहुत ही रेयर केसेस में हो सकता है और वो आज तक कभी भी रिपोर्ट नहीं हुआ। किसी भी एक्सीडेंट में अभी तक ये ट्विन इंजन फेलियर नहीं हुआ और उसके पॉसिबिलिटीज बहुत ही रिमोट हैं। बर्ड हिट को हम इस केस में इसलिए रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये प्लेन इतना बड़ा है और इसका इंजन इतना बड़ा है कि नॉर्मल साइज की बर्ड्स का इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। तो अगर बर्ड हिट भी कर जाती है तो वो इंजन उसको इतने आराम से हैंडल कर लेता है और इंजन को कोई उससे नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए हमें इस पॉइंट को भी रूल आउट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमने ये देखी है कि ड्यूरिंग द फ्लाइट पाथ इंजन के पीछे से कोई धुआं या ऐसी चीज़ कोई नहीं निकल रही थी। दैट मीन्स बर्ड तो हिट की नहीं होगी। अगर बर्ड हिट करती है और इंजन को कुछ नुकसान भी पहुंचाती है तो इंजन के पीछे से बर्ड के रिमेन्स या उसके बर्निंग के जो धुआं होता है उसका जलने का, वो निकलता है। तो वो भी हम एक इसमें रूल आउट कर सकते हैं, डिस्पाइट इसके कि ये जो रनवे है वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स देखी गई हैं, बर्ड्स होती हैं वहाँ पे, बट इस केस में एटलीस्ट हम इसको रूल आउट किया जा सकता है। इंजन फायर। तो इंजन दोनों में साइमल्टेनियसली अगर लग गई तो वो भी हम पॉसिबिलिटी नहीं मान सकते इस जहाज़ में, क्योंकि वो भी एक बहुत ही मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों इंजन में फायर लग जाए। और दूसरी बात ये होती है कि अगर एक में भी लगी हो
फायर, तो वो दिखनी चाहिए थी। फायर हमें कहीं पे भी इसमें ड्यूरिंग द फ्लाइट पाथ हमें कहीं नजर नहीं आ रही उसकी फायर, कहीं इंजन में लगी हो, धुआं आ रहा हो, ऐसी कोई चीज हमें दिख नहीं रही है। तो इसलिए इंजन की फायर की पॉसिबिलिटी भी इसमें से हम नहीं मान के चल सकते। अब नेक्स्ट एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मैकेनिकल, किसी भी चीज का मैकेनिकल फेलियर। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उसमें भी ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी सर्विसिंग अभी रिसेंटली हुई थी, जो रेगुलर मेंटेनेंस शेड्यूल में होती है, तो वो भी वहाँ से सर्विस होके ही ये प्लेन आया था। तो मैकेनिकल फेलियर या मैकेनिकल कुछ फॉल्ट होने के चांसेस कम है, लेकिन उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। और रहे उसकी फ्लैप्स की बात, कई लोग बोल रहे हैं कि फ्लैप्स उसके उतने नहीं खुले हुए थे जितने होने चाहिए। ये फ्लैप्स जो होते हैं ये उसको लिफ्ट देने के लिए खोले जाते हैं प्लेन को। तो फ्लैप्स के जो डिग्री ऑफ एंगल होता है जो फ्लैप्स का खुलने का, वो डिफरेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है उसको, 5 डिग्री, 10 डिग्री एंड 15 डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ रनवे एंड द लेंथ ऑफ द रनवे। अगर उसकी लेंथ लंबी है, उतनी देर में उसको लिफ्ट मिल जाती है, तो उसको कम ही खोलते हैं फ्लैप को। और अगर रनवे छोटा है और उसको जल्दी लिफ्ट चाहिए तो उसको 10 डिग्री पे खोल देंगे मॉडरेट लेंथ के लिए। अगर बहुत ही छोटा रनवे है तो उसको थोड़ा सा और खोलेंगे फ्लैप को 15 डिग्री पे, ताकि उसको जल्दी लिफ्ट मिल सके। तो अब रनवे, ये वाला जो रनवे है ये लगभग 3.5 किलोमीटर का रनवे है और वो लंबे रनवेज में आता है और अच्छी लेंथ है उसकी, तो उसमें 5 डिग्री वॉज इनफ। एंड फ्लैप्स का तो कोई इसमें रोल लगता नहीं है कि फ्लैप अगर कम खुला हुआ था उसको लिफ्ट नहीं मिल रही थी उतनी, तो वो चीज को हम इसमें इग्नोर कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि जो पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती थी वो डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ। तो फर्स्ट थिंग जो लोगों को दिख रही है वो है लैंडिंग गियर। तो लैंडिंग गियर इसका नीचे है, लैंडिंग गियर फोल्ड नहीं हुआ। तो जनरली क्या होता है, जैसी फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो लैंडिंग गियर इमीडिएटली उसको पायलट फोल्ड कर देते हैं उसको, ताकि वो स्ट्रीमलाइन बन जाए एयरक्राफ्ट और उस पर थ्रस्ट पे कोई वो ड्रैग ना आए, उस पर एयर का प्रेशर उसको रिवर्स डायरेक्शन में ना आए और वो स्मूथली टेक ऑफ कर सके। तो लैंडिंग गियर इमीडिएटली उसको फोल्ड कर देते हैं, बट इस केस में नहीं किया। उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक, जैसा कि चल रहा है कि फॉल्ट भी हो सकती है, कोई उसके हाइड्रोलिक सिस्टम जिसके कारण वो लैंडिंग गियर जिससे ऑपरेट होकर ऊपर को जाता है उसमें कोई फॉल्ट आ गई हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जिससे कि वो ऊपर नहीं गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जब थ्रस्ट लूज करनी शुरू कर दी प्लेन ने, तो पायलट को लगा कि अब ये प्लेन तो नीचे जा रहा है, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसको ऊपर उठाने की। तो अब ये क्रैश की पॉसिबिलिटी पायलट को पता लग गया था और उसने लैंडिंग गियर को डेलिबरेटली फोल्ड नहीं किया, क्योंकि अगर इंपैक्ट होता है तो लैंडिंग गियर कुछ इंपैक्ट उसका उस केस में ले लेगा और डैमेज टू द एयरक्राफ्ट थोड़ा कम हो सकता है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि पायलट ने ऐसा भी सोचा हो और इसलिए उसने लैंडिंग गियर को फोल्ड नहीं किया। तो ये 2 पॉसिबिलिटी तो लैंडिंग गियर की हो गई। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, वो है फ्यूल स्टार्वेशन। इसको बोलते हैं फ्यूल स्टार्वेशन, मतलब कि इंजन को उतना फ्यूल नहीं मिला जितना कि उसको चाहिए प्रॉपर थ्रस्ट जनरेट करने के लिए, प्रॉपर ऑपरेट करने के लिए इंजन को। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो फ्यूल स्टार्वेशन है ये होता किस रीजन से है, इसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, फ्यूल कंटामिनेशन। फ्यूल में अगर कुछ कंटामिनेशन आ जाती है, कंटामिनेंट्स आ जाते हैं, तो फ्यूल की सप्लाई बीच में चोक हो सकती है, रुक जाती है। तो उस केस में फ्यूल आगे इंजन तक नहीं पहुंच पाता और इंजन को फ्यूल स्टार्वेशन हो जाती है। दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी इन दिस केस। सेकेंड चीज एक और होती है कि टैंक के बाद एक वॉल्व होता है, हाँ उसको क्लोज करो या ओपन करो तो इंजन में फ्यूल सप्लाई जाती है, जैसे कई अपने व्हीकल्स में भी होता है। तो हो सकता है वो वॉल्व गलती से क्लोज पोजीशन में रह गया हो और इंजन तक फ्यूल आगे जाके नहीं पहुंच पाया। बट आप कहेंगे कि पहले तो उसको इनिशियल थ्रस्ट मिल गई थी और आगे जाके उसने थ्रस्ट लूज की, तो इंजन से लेके उस वॉल्व तक की जो पाइपलाइन है उसमें थोड़ा सा फ्यूल हो सकता है, पॉसिबिलिटी कि उसमें उतना फ्यूल हो थोड़ा सा जो उसको उस हाइट तक ले गया उस फ्यूल को, और इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद हो गई और वो नीचे को जाने लग गया। तो क्लोजर ऑफ दैट फ्यूल वॉल्व इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। मे बी क्लोजर अब क्यों हुआ, नेग्लिजेंस की वजह से, इंस्पेक्ट ठीक से नहीं हुआ, ह्यूमन एरर यहाँ पे भी आ सकता है। तो वो एक गलती से भी हो सकता है कि बंद ही रह गया हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब ये जो वॉल्व है ये
जैसा भी हमने डिस्कस किया, ह्यूमन एरर की वजह से भी बंद हो सकता है। लेकिन सेकंड एस्पेक्ट है सैबोटाज। किसी ने जानबूझ के उस वॉल्व को बंद कर दिया बाद में, मे बी इंस्पेक्शन के बाद या जब भी, तो डेलिबरेटली सैबोटाज करने के लिए, तो ये एंगल भी एक हो सकता है इस केस में। अब इस लॉस ऑफ थ्रस्ट, बेसिकली जो प्रॉब्लम सामने आ रही है दैट इज लॉस ऑफ थ्रस्ट, दैट मे बी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस जो मैंने अभी आपको बताए। अब लॉस ऑफ थ्रस्ट के एडिशनल और भी थोड़े से एड ऑन हो सकते हैं कि जैसे गर्मी बहुत है, गर्मी में जो एयर है वो टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से एयर पतली हो जाती है, रेयरिफाइड हो जाती है। तो जब रेयरिफाइड एयर होती है तो उस केस में भी और उसको थ्रस्ट थोड़ी सी कम मिलती है और इंजन को ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है प्रॉपर टेक ऑफ की थ्रस्ट लेने के लिए। सेकंड, ये जो एयरक्राफ्ट जब चला था तो वो इट वाज फुली लोडेड इन द सेंस के पूरे पैसेंजर्स उसमें थे। सेकंड, दूर की फ्लाइट थी, फ्यूल भी उसमें पूरा भरा हुआ था, तो लोड उसके ऊपर जितना मैक्सिमम लोड हो सकता है फ्लाइट का मैक्सिमम लोड था। तो एक तो मैक्सिमम लोड, ऊपर से रेरिफाइड थिन एयर ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर। तो उसके लिए उसको थ्रस्ट ज्यादा चाहिए थी उस एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए, बट एक तो थ्रस्ट ज्यादा चाहिए थी उसको, सेकेंडली कहीं पे उसको थ्रस्ट आगे जाके वो उतनी नहीं मिल पाई ड्यू टू डिफरेंट रीजंस वी हैव अभी डिस्कस जो हमने किए हैं। तो डिफरेंट रीजंस की वजह से वो जो थ्रस्ट उसको प्रॉपर नहीं मिल पाई उस स्टेज पे जाके, तो वो नीचे जाके क्रैश कर गया। एयरक्राफ्ट्स में एक और सेफ्टी फीचर होता है जिसको बोलते हैं रैट। रैट इज रैम एयर टर्बाइन। ये रैम एयर टर्बाइन जो होता है, ये जब किसी इंजन जब इंजन्स में कोई फॉल्ट आ जाता है और इंजन पूरी थ्रस्ट नहीं ले पा रहे होते, या किसी हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो ये रैट जो होता है ये बॉडी से नीचे आ जाता है, थोड़ा सा बॉडी से प्रोजेक्टेड हो जाता है नीचे लोअर साइड पे। तो वो बाहर से विजिबल भी होता है, और इस केस में दिख भी रहा है कि वो नीचे आया हुआ है। और वो क्या करता है कि वो अगर जो हाइड्रोलिक सिस्टम है या इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उनको एडिशनल पावर देने के लिए, ताकि वो रेक्टिफाई हो जाए, अगर उनको पावर नहीं मिल रही है किसी कारणवश, तो वो वहां से पावर सप्लाई उनको देता है। तो इस केस में रैट जो है वो नीचे आया हुआ है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि रैट नीचे आया हुआ है, दैट मीन्स इंजन में कोई प्रॉब्लम थी। इंजन में प्रॉब्लम भी हो सकती है, इंजन की थ्रस्ट, इंजन में फ्यूल सप्लाई, उसकी वजह से थ्रस्ट नहीं मिल रही, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो रैट नीचे आया हुआ है, दैट डजंट मीन कि उसमें आग लगी हुई थी या इंजन फेलियर हो गया था। वो कई और कंडीशंस में भी नीचे आता है और अपना ऑपरेशन स्टार्ट करता है। तो इस केस में ड्यू टू लैक ऑफ फ्यूल सप्लाई, ये थ्रस्ट नहीं मिल रही थी, इंजन तो फुली ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, और ये रैट नीचे आया। तो रैट नीचे आने का ये भी एक कारण हो सकता है। तो अभी हमने अपने जो इस पूरे एनालिसिस से हमने ये पाया कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्रैश की, वो ये हो सकती है कि फ्यूल स्टार्वेशन। दिस इज द नंबर 1 पॉसिबिलिटी कि फ्यूल उधर तक नहीं पहुंचा जब जितना पहुंचना चाहिए था, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और उसकी वजह से लॉस ऑफ थ्रस्ट हुई और वो नीचे आ गया। तो दोस्तों, ये हमने एक कोशिश की है एनालाइज करने की, जो अभी प्रेजेंट जो डेटा है या प्रेजेंट सिचुएशन है या प्रेजेंट जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से क्या हो आउटकम्स हो सकते हैं। बट फाइनल जो इसका जो फाइनल आउटकम होगा वो डिपेंड करता है ब्लैक बॉक्स के डेटा के ऊपर। तो ब्लैक बॉक्स जो है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है और एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो होता है वो उसके नोज में प्लेस्ड होता है, और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है वो उसकी टेल में प्लेस्ड होता है, और दोनों ही ऑरेंज कलर के होते हैं, चाहे इनका नाम हमने ब्लैक बॉक्स रखा होता है, लेकिन ये ऑरेंज कलर के होते हैं। और ऑरेंज इसलिए होता है ताकि इनको लोकेट किया जा सके एट द टाइम ऑफ मिसहैप, तो इजीली विजिबल हो जाता है ये ऑरेंज कलर, इसलिए इसको ऑरेंज कलर दिया जाता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो होता है वो क्या कॉन्वर्सेशन हुई पायलट्स की एटीसी के साथ या आपस में, वो सारी रिकॉर्ड की होती हैं और उससे एक काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है वो ये बताता है कि फ्लाइट के एयरक्राफ्ट के पैरामीटर्स क्या थे एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट या उससे पहले के, कि किस स्पीड पे जा रहा था, किस हाइट पे था, उसकी और भी जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं फ्लाइट के और प्लेन के, वो सारे उसमें
रिकॉर्डेड होते हैं। इनका मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एयरक्राफ्ट की इन्वेस्टिगेशंस के लिए। तो उसके बेस पे एक फाइनल एनालिसिस किया जाता है और फाइनली आउटकम निकाला जाता है कि ये क्रैश, उसके बेस पे भी और बाकी जो इन्फॉर्मेशन मिली होती है फ्लाइट की, एयरक्राफ्ट के टुकड़ों के बारे में, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स जो मिले होते हैं उसके बारे उससे, और फ्लाइट की और भी जो इन्फॉर्मेशन मिली होती हैं जो अब तक हमारे पास अवेलेबल हैं अभी भी, तो उसके बेस पे सारे को इकट्ठा करके एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करके और उससे एनालिसिस करके एक रिजल्ट निकाला जाता है, तो जो फाइनल बताएगा कि एयरक्राफ्ट को हुआ क्या था। लेट्स वेट। तो आई होप आपको ये कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।